क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। मतलब अपने काम में लगे रहो। क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये सब आपको अभी नहीं सोचना है, उसका समय आएगा। तब तक डेली बिना डिविएट हुए, बिना डीमोटिवेट हुए, बिना थके, बिना रुके आपको अपने काम में लगे रहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग बातें करने वाले हैं सबसे पहले जो होमवर्क मैंने आपको पिछले 2 सेशंस में दिया था, सेशन नंबर 5 और सेशन नंबर 6, जिसमें कि हम लोगों ने गॉसेस लॉ और डायपोल की बातें की थी। तो वो क्वेश्चंस हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे। और एंड में मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कोचिंग और स्कूल एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है, न्यूमेरिकल्स हमारे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं, आप जो पढ़ाते हो वो समझ में आ जाता है, फिर सवाल नहीं बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, ये बात हम लोग आखिरी के 2 3 4 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आते हैं सवाल नंबर 1 पे। अब आज का जो सेशन है मैं चाहूंगा कि आप एज अ क्विज सॉल्व करें मेरे साथ। लगभग मान के चलिए 20 सवाल हम लोग इसमें करेंगे। हर सवाल +4 - 1 का होगा। और सेशन के एंड में जैसे ही सेशन खत्म होता है आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स मुझे बताने हैं। क्लियर है बात? तो ये रहा पहला सवाल, रीड कर लो। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड। टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्या कहता है पहला सवाल? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट in between two parallel sheets with like charges of the same surface charge density sigma। मतलब कि ये अगर एक शीट मैंने ले ली, ये दूसरी शीट मैंने ले ली, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ये बन गई हमारे पास 2 शीट्स और दोनों पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों पे मान लो कि पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों पे सेम प्रकार का चार्ज, एक जैसा चार्ज बिखरा हुआ है, प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, प्लस प्लस या माइनस माइनस। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू पैरेलल शीट्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह है शीट नंबर 1, यह है शीट नंबर 2। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कह दी E1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कह दी E2। ओके, और ई नेट कितना बन जाएगा? ई नेट बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, डायरेक्शंस दोनों की अपोजिट हैं। ई नेट को आप लिख देंगे E1 माइनस E2। E1 को आपने लिख दिया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया 0। तो जिसने भी डी आंसर मार्क किया था 30 सेकेंड के अंदर, सिर्फ वो इंसान खुद को +4 मार्क करेगा, बाकी लोग -1। ठीक है, तो चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। ये रहा अगला सवाल, सभी लोग रीड कर लीजिए। क्या कहता है अगला सवाल आपसे? व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी of infinite plane sheet is sigma, electric field near the surface will be। अब ये एक थिन शीट है, ये एक थिन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है, सिग्मा। बहुत बढ़िया। तो इसके नज़दीक में अगर किसी भी पॉइंट पे हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कितनी देर में बता दोगे आंसर? 20 सेकेंड में। तो हो जाओ शुरू, गेट स्टार्टेड क्विक, जल्दी से शुरू हो जाइए सभी लोग। 20 सेकेंड के अंदर इसका आंसर दे दीजिए। डन, टाइम अप। तो कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सरफेस के नज़दीक? अब हमको ये बात पता है कि हम पास में बात करें या दूर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिपेंड नहीं करती है कि आप इसके नज़दीक खड़े हो या आप इस इनफाइनाइट शीट से दूर खड़े हो, आप इसके पास हो
या आप इससे दूर हो, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपके सामने है ये, रीड द क्वेश्चन। अ स्फीयर S1 of radius r encloses a charge q. If there is another concentric sphere S2 of radius 2r and there be no additional charges between S1 and S2, what is the ratio of electric flux through S1 and S2? अब ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कहना चाह रहा है समझते हैं ना। पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर टाइमर स्टार्ट करेंगे। स्फीयर S1 है जिसका रेडियस आपको R1 दिया है और इस पे चार्ज Q है। स्फीयर S2 है जिसका रेडियस आपको 2r दिया है, जिसका रेडियस आपको 2 टाइम्स ऑफ r दिया है। ये रहा दूसरा स्फीयर। कितना दिया है इसका रेडियस आपको? इसका रेडियस आपको दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ r। और इसका चार्ज कितना है? कुछ बोला इसके चार्ज के बारे में? एंड देयर इज नो एडिशनल चार्जेस बिटवीन S1 एंड S2। चलो ठीक है, स्फीयर S1 एंड S2 एनक्लोज अ टोटल चार्ज ऑफ Q, मतलब इनका टोटल चार्ज Q है। आई एम रियली सॉरी, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिस्टम इज Q। ठीक है, टोटल चार्ज जो एनक्लोज किया हुआ है दोनों ने वो Q है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए वैसे तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चार्ज हम अंदर रखते हैं वो सरफेस पे आता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद। फिलहाल जो कहा है हम लोग सिर्फ उस पर स्टिक कर रहे हैं। हमसे इतनी सी बात कही है कि यार इन दोनों ने मिलके Q चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, इतनी सी बात है बस। आपने क्या करना है, आपने निकालनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। क्या जितना फ्लक्स अंदर वाले से निकलेगा उतना ही फ्लक्स बाहर वाले से भी निकलना चाहिए। क्या जितनी फील्ड लाइंस अंदर वाले से निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर वाले से भी निकलनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा बताइए जरा। व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? आंसर इज गोइंग टू बी 1:1। मतलब इनका रेशो चाहिए, कितना रेशो होगा? दोनों से सेम निकल रहा है, तो आंसर आपने कह दिया 1:1। आंसर आपने कह दिया 1:1। सो दिस इज द आंसर। जिसने सी मार्क किया था, जिसने सी आंसर निकाला था, वो खुद को +4 कर लीजिए, बाकी लोग -1। तो चलिए अब अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रीड द क्वेश्चन। +4 -1 का सवाल है ये भी। 2 parallel line charges plus lambda and minus lambda are placed with separation r in the free space. The net electric field exactly midway between the two lines. चलो, तो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड का। ठीक है, टाइम मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड। डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर्स हैं। एक पे चार्ज है प्लस, ठीक है, और दूसरे पे चार्ज है माइनस। प्लस 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 प्लस। आपको क्या करना है? आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच। आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच किसी भी पॉइंट P पे। तो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कर दो शुरू। गेट स्टार्टेड फास्ट ऑल ऑफ यू। क्विक। डन। चलिए, अब ये प्लस लैम्डा ये माइनस लैम्डा। हमको मालूम है कि किसी भी इनफाइनाइट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? वो होती है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। होती है, बिल्कुल होती है। तो हमने बताया कि ये एक राइट में है और एक लेफ्ट, एक सॉरी लेफ्ट में नहीं होगा, एक रिपल्सिव फील्ड और एक अट्रैक्टिव फील्ड, है ना। एक फील्ड रिपल्सिव, एक फील्ड अट्रैक्टिव। तो ये अगर 1 है और ये अगर 2 है तो मैंने डायरेक्शंस बता दी है, माइनस के कारण अट्रैक्टिव, प्लस के कारण रिपल्सिव। तो आपने कह दिया कि ये E1 होगा, ये E2 होगा। तो ई नेट को आप कितना लिख देंगे? ई नेट को आप लिख सकते हैं E1
मैं मॉड क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं डायरेक्शन की बात ऑलरेडी कर चुका हूं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। मॉड क्यों लिया है मैंने? क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्शन की बात कर चुका हूं। तो ये बन गया E1 प्लस E2, बहुत शानदार। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 2k लैम्डा बाई आर, ट्वाइस ऑफ 2k लैम्डा बाई आर। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर, और ये 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द आंसर। जिन लोगों ने भी सी मार्क किया वो खुद को +4 कर दें। बाकी लोग जिन्होंने सी के अलावा कुछ भी मार्क किया वो खुद को -1 कर दें। चलिए अगला सवाल, रीड द क्वेश्चन क्विक। पढ़ लिया सवाल? 5 इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ चार्ज Q, 5 इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ चार्ज Q ईच आर प्लेस्ड इनटू अ शेल। एक शेल के अंदर आपने 5 डायपोल रख दिए हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द शेल? 20 सेकंड का समय है, मैं अंदर सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग वहां पे सॉल्व करो तेज रफ्तार में, सभी लोग करते चलेंगे, ठीक है। 5 डायपोल है, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू बना दो। अब 5 हो 10 हो 50 हो, हमको इतनी बात तो मालूम है कि अगर एक डायपोल है तो उसमें प्लस और माइनस का सिस्टम होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होता है। तो इस सिस्टम के कारण एक डायपोल के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी। किसी भी डायपोल के कारण मैं बात करूं, जितनी फील्ड लाइंस बाहर उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर, है ना, किसी भी डायपोल के कारण। तो एक डायपोल के कारण नेट फ्लक्स ड्यू टू अ डायपोल इज ऑलवेज 0। तो आंसर आपका आ गया 0। 5 रख दो 50 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड if it is deflected by 60 degree, work done by the agent given है आपको, then the work done by the agent in deflecting, then the work done by the agent if it is deflected by 30 degree further। ओके 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 ओके, अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या कहता है सवाल? इलेक्ट्रिक डायपोल आपने प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, फील्ड है। इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 60 डिग्री, वर्क डन हैज बीन गिवन टू यू 2 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। आपको निकालना है वर्क डन बाय द एजेंट इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री फर्दर। तो क्या हमको वर्क डन का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। क्या हमको वर्क डन का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। लास्ट सेशन में हमने डिराइव किया था, हाँ या ना? पी ई कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। अब यहां पे आप वैल्यू उठा के रखिए, यहां पे आप लोग वैल्यू उठा के रखिए। सबसे पहले डायपोल प्लेस किया है अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनिशियल एंगल कितना बन जाएगा आपका? इनिशियल एंगल बन जाएगा 0। क्यों? क्योंकि डायपोल जो है वो आपने प्लेस किया है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो θ1 आपका बन गया 0, और θ2 पहले केस में θ2 कितना बन गया? θ2 कितना बन गया? θ2 बन गया 60 डिग्री। तो यहां पे से एक इक्वेशन बनेगी, और दूसरे केस में आपको निकालना है वर्क डन, ठीक है। फर्दर कितना घुमाना है आपको? फर्दर कितना घुमाना है? फर्दर आपको घुमाना है 30 डिग्री। चलिए पूरा, ऐसे तो मैं पूरा ही बता दूंगा, आपको करना है सॉल्व। 30 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं, पूरी हिंट मिल चुकी है, सवाल समझ चुके हैं, अब कीजिए सवाल को सॉल्व। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड का समय है सभी के पास, जल्दी, क्विक 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 क्विक। चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, दूसरी इक्वेशन जनरेट कर रहा हूं।
दूसरी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। θ1 आपका ऑलरेडी 60 डिग्री पे है, θ2 30 डिग्री फर्दर यानी 90 बन जाएगा। ओके, तो डेटा रखते हैं और सॉल्व करते हैं। डेटा रख दिया जाए और सॉल्व कर लिया जाए। कितना बन गया पहले केस में? वर्क डन जो कि हमने लिखा 2 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू P इंटू ई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2। और दूसरे केस में वर्क डन को आपने लिख दिया P ई कॉस θ1 यानी कॉस 60 वो कितना होता है 1/2 माइनस कॉस 90 वो होता है 0। अच्छा 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 अच्छा, तो कितना आ गया ये cos 90 0, तो कितना आ गया ये, हाउ मच इट इज, दिस टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, कैंसल आउट हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है यानी सेम वर्क आ रहा है। तो आंसर कितना आया आपका, आंसर कितना आया इस सवाल का, बी सेम 2 इंटू 10⁻⁻19। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय वर्क डन 2। ये PE/2 कैंसिल आउट हो गए, ये 1 बना। तो आंसर आपके सामने कितना आ गया, आंसर आपके सामने आ गया 2 इंटू 10⁻⁻19। चलिए अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। जिसने सही किया वो खुद को +4 कर लो, बाकी लोग -1। चलो अगला सवाल, रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। द डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम, सिस्टम का डायपोल मोमेंट आपको निकालना है। क्या सिस्टम है, एक तरफ -2q है, यहां q और यहां q। हिंट दे रहा हूं, क्या मैं -2q को, क्या मैं -2q को -q एंड -q ऐसे रीड कर सकता हूं? तो क्या हमारा सिस्टम कुछ ऐसा बन गया, क्या हमारा सिस्टम कुछ ऐसा बन गया? क्या हमारा सिस्टम कुछ ऐसा बन गया? यहां पे क्या है, यहां पे -q है, यहां पे -q है, यहां पे +q है, यहां पे +q है। ठीक है, सो -2 प्लस, माइनस से प्लस की तरफ, ये बन गया एक डायपोल मोमेंट, ये बन गया दूसरा डायपोल मोमेंट। समय आपको मिल रहा है 30 सेकंड का, हो जाओ शुरू तेज रफ्तार में। 30 सेकंड का समय है, गेट स्टार्टेड। फास्ट। हम्म, कितना बन जाएगा ये? P और P दो वेक्टर्स हैं 60 डिग्री पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है P और P दो वेक्टर्स 60 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा P नेट बन जाएगा √/a² + b² + 2ab cos 60 जो कि होता है 1/2, cos 60 जो कि होता है 1/2। तो आंसर आ गया √3 टाइम्स ऑफ P। और P कितना होता है, डायपोल मोमेंट कितना होता है, वो होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। ये आ गया आंसर, √3 टाइम्स ऑफ QL along perpendicular bisector of, along perpendicular bisector of QQ चार्ज। ये जैसे QQ चार्ज है, ये बन गया QQ चार्ज, है ना? तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें? तो आंसर क्या आ गया, ए आंसर आ चुका है। अरे रे रे रे, ए आंसर आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। कोर्स अपने अपने मार्क करते चलिए, सभी लोग लिखते चलना स्कोर्स। अगला सवाल पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P
is placed normal to the lines of force of electric intensity E, then the work done in deflecting it through an angle of 180 डिग्री. करो, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए आपको. बस एक बात है कि दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए आप लोग, है ना, तो मुझको देखना ही है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो या नहीं. अगर आपने पिछला लेक्चर कायदे से पढ़ा है तो इसको आप देखते से आंसर बता दोगे. पूरा डिराइव करवाया था ये मैंने. फिर भी मैं 20 सेकेंड दे रहा हूँ, करो जरा, करो 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 सभी लोग. 20 seconds time for this question. Get started. जल्दी. ओके 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 ओके. आपसे पूछा गया है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. 180 डिग्री के एंगल पे आपको इसे फ्लिप करना है. तो बना देते हैं एक बार. जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये रखा है आपने डाइपोल, ये रखा है आपने डाइपोल. इनिशियली डाइपोल ऐसा रखा हुआ था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये डाइपोल मोमेंट P, ये डाइपोल मोमेंट P. फाइनली आपने इसको उलट दिया, फाइनली आपने इसको उल्टा कर दिया. ठीक है, फाइनली आपने इसकी डायरेक्शन पलट दी, बदल दी, ऐसी कर दी. ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और ये E है. ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू और ये E. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो शुरुआत में एंगल कितना था? शुरुआत में θ1 0, θ2 180. तो वर्क डन को आप लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क डन होगा P E ब्रैकेट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये होता है फॉर्मूला. अब डेटा उठा के रखिए. अब डेटा उठा के रखिए. कितना बन जाएगा ये? PE कॉस 0, कॉस 0. क्या एंगल 0 होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने निकाला जरूर इस तरह से था, बस यही कंफ्यूजन होता है. हमने डिराइव जरूर इस तरह से किया था, लेकिन अभी आप ये देखिए कि वो रखा कैसे है. वो हमने रखा है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो ये डायग्राम कैसा बनेगा? इस तरह से हमने डिराइव किया था, इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला निकाला था. लेकिन डायग्राम में क्या देके रखा है हमको? बस यही एक कॉमन एरर होता है जो बच्चे कर देते हैं हर बार, जो आपको नहीं करना है. इसलिए मैंने कहा कि दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो अब देखिए, शुरुआत में रखा हुआ था ऐसा, शुरुआत में रखा हुआ था ऐसा माइनस क्यू प्लस क्यू, और बाद में पलट के कर दिया ऐसा. एंगल्स बताइए, एंगल्स बताइए. चलिए, अगर मैं यहां से भी एंगल मेजर करता हूं, अगर मैं यहां से एंगल मेजर करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से एंगल मेजर करता हूं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. एक एंगल θ1 आपका आ गया 90 डिग्री, और दूसरा एंगल ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन. ठीक है, दूसरा एंगल आपका आ गया 270 डिग्री. θ1 90 डिग्री, θ2 3π/2. एक एंगल आपका आया 90 डिग्री और दूसरा एंगल आया 270 डिग्री. तो आइए डेटा सब्सटीट्यूट करते हैं. आइए ऐसी बात पे डेटा सब्सटीट्यूट करते हैं. क्या बन जाएगा ये? पहला एंगल 90, तो कॉस 90 जो कि होता है 0 माइनस कॉस 270 जो कि होता है 0, तो वर्क डन आएगा 0. बस यही एक पॉइंट है जहां पे कि गलती करते हैं बच्चे, इसके अलावा कोई गलती नहीं करते हैं. डायरेक्टली देख के कह रहे ये तो ऐसा रखा था, 180 फ्लिप किया, 2p आंसर आना चाहिए. लेकिन भूल जाते हैं कि सवाल में बोला क्या उसने, नॉर्मल प्लेस टू द लाइंस. अगर आपने इस बात पे ध्यान दे दिया तो आप उन 1% बच्चों में हैं जो पहली बार में सही चीज एकदम से, क्योंकि क्या होता है ना, ये ब्रेन की टेंडेंसी होती है. हम जैसे पढ़ रहे हैं, हमने ऐसे 3-4 डेरिवेशंस किए, मैंने अलग अलग पोजीशंस पे करके बताए थे डेरिवेशंस. पोटेंशियल एनर्जी निकाली, टॉर्क की बातें की, वर्क डन निकाला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बहुत सारी बातें की. तो दिमाग इस तरह से एकदम से
टाइप हो जाता है कि अच्छा ऐसा ही डायग्राम आएगा, यही बात चल रही है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने दिया तो आप अलर्ट हैं, ठीक है। तो आंसर ये नहीं आएगा, आंसर 0 आएगा। कॉमनली देख के बी लगता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, बातें बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। अगला सवाल आपके सामने है ये, पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज and a negative charge of magnitude 4 microcoulomb each placed at a distance of 5 millimeter. What is the dipole moment? अब देखो क्या बोल रहा है, एक डाइपोल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपको देके रखा हुआ है कितना, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको देके रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ये रखे हुए हैं 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। चलो बहुत बढ़िया। आपको क्या निकालना है, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है सिस्टम का, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वो बन जाएगा चार्ज इंटू सेपरेशन। तो कितना हो गया ये 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू सेपरेशन 5 मिलीमीटर, यानी 10 टू दी पावर -3 मीटर। तो ये बन गया 20 इंटू 10 टू दी पावर -9। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम मीटर। 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम मीटर। लिख लो भाई तेज रफ्तार में, जिसने भी बी आंसर दिया सही था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। द डाइपोल इज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड आपको देके रखी हुई है, कितनी देके रखी हुई है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क की बात चल रही है। टाउ क्या होता है, टाउ होता है पी क्रॉस ई, ठीक है। तो मैक्सिमम की बात चल रही है, मैक्सिमम की। क्या लिख देंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग लिख देंगे पी ई साइन ऑफ थीटा, पी ई साइन ऑफ थीटा। तो ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, पी को आपने क्या लिख दिया, डायपोल मोमेंट को क्या लिख दिया आपने, चार्ज इंटू सेपरेशन इंटू ई इंटू साइन थीटा। मैक्सिमम होता है साइन 90 पे, जो कि होता है 1। तो ये आ चुका है आपके सामने सही जवाब। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कितना देके रखा है चार्ज, कर लेते हैं। 10 टू दी पावर -7 बन गया चार्ज 0.1, सेपरेशन बन गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू ई कितना बन गया 10 टू दी पावर 5 इंटू 1। कितना आ रहा है ये आ रहा है 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 प्लस 5 -4, 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन मीटर, 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। डन। तो जिसका भी सी आंसर था उसका जवाब सही है। पिछले वाले का क्या आया था, पिछले वाले का आया था 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 यानी बी। इसका आया 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड along the x-axis at the origin. A point P is at a distance of 20 centimeter from the origin such that OP makes an angle of pi/3 with the x-axis. If the electric field at point P makes angle theta with the x-axis, the value of theta will be, क्या बोल रहा है ये, if the electric field at point P makes an angle theta with the x-axis। तो उसका डायग्राम बनाते हैं। अच्छा सवाल है, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। अच्छा केस है ये। अब ये बन गई मेरी एक्स और वाई एक्सिस, ये बन गई हमारी एक्स और वाई एक्सिस। क्या कह के रखा है सवाल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन O, अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जैसे ये आपने डाइपोल रख दिया ओरिजिन पे और 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, सच दैट OP
मेक्स एन एंगल π/3 विद द एक्स एक्सेस, तो ये हमने खींच दी 20 सेंटीमीटर। ओके, π/3 यानी 60 डिग्री, π/3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। π/3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री अपन ने बना दी इधर से, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, बहुत बढ़िया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मेक्स एन एंगल पाई विथ द एक्स एक्सिस, अब ये कितना एंगल बना रही है? पाई एंगल बना रही है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमको ये मालूम है कि इस पॉइंट पे दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक और दो, और ये हमने बना दिया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहा है आपसे? हाँ, तो क्या कह रहा है सवाल? आपको निकालना है, आपको निकालना है ये एंगल, आपको निकालना है ये एंगल जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें मालूम है कि जनरल केस के लिए ये होती है पैरेलल डायरेक्शन यानी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको निकालना है वो एंगल जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है एक्स एक्सिस से। तो इसको हमने कह दिया, इस एंगल को हमने कह दिया बीटा, इस एंगल इस एंगल को हमने कह दिया बीटा, ठीक है। और रिजल्टेंट फील्ड जो एंगल बना रही है एक्सिस के साथ, उसका नाम कह दिया हमने अल्फा, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है? बिल्कुल है। तो क्या हम लोग बीटा को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के साथ, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो क्या हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम लोग? इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो R, इन द ट्रायंगल OPR। तो क्या हम लोग बीटा को 60 प्लस एल्फा, 60 यानी π/3 प्लस एल्फा, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने, ठीक है। हमको बीटा ही निकालना है, हमको बीटा की वैल्यू निकालना है। अब हमको एक रिलेशन और मालूम है, कल ही हमने जनरल केस के लिए एक रिलेशन निकाला था एंगल का। ये एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को हम थीटा कहते हैं, है ना। इसका नाम कॉमनली हम लोग थीटा कहते हैं। थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। इसको लिख देते हैं थीटा, थीटा जो कि है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो हमको मालूम है टेन एल्फा इज 1/2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा, और टेन थीटा 60 डिग्री देके रखा है, तो ये हमने लिख दिया 1/2 इंटू टेन 60। 1060 कितना होता है? 1060 होता है √3। तो टेन एल्फा आ गया √3/2, टेन एल्फा आ गया √3/2। तो एल्फा आ गया 10 इनवर्स ऑफ √3/2। एल्फा आ गया 10 इनवर्स ऑफ √3/2 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको क्या निकालना है? आपको बीटा निकालना है। बीटा आ गया π/3 प्लस एल्फा यानी π/3 प्लस 10 इनवर्स ऑफ √3/2। नोट कर लो, नोट कर लो सभी लोग। अच्छा सवाल था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। Here we go, here we go, here we go, here we go। अगला सवाल क्या कहता है? सवाल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, चार्ज देके रखा है प्लेस्ड एट 5 मिलीमीटर, डिस्टेंस देके रखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट? आपको निकालना है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या होता है डाइपोल मोमेंट?
डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज टाइम्स दी सेपरेशन, चार्ज टाइम्स दी सेपरेशन। चार्ज कितना बन गया? चार्ज बन गया 8 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम, है ना। और डिस्टेंस कितना बन गया? 5 मिलीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 40 इंटू 10⁻⁻9, यानी 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। यह आ गया है आपके सामने डाइपोल मोमेंट। यह आ चुका है आपके सामने डाइपोल मोमेंट, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ठीक है। इतनी बात। जिसका अभी सी आंसर आया वो खुद को +4 कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये। क्या कहता है सवाल? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर एट अ पॉइंट। पॉइंट का डिस्टेंस देके रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। मतलब ये जनरल केस आपको देके रखा है। क्या देके रखा हुआ है आपको? आपको जनरल केस देके रखा है ये। तो जनरल केस का रिजल्ट क्या होता था? जनरल केस का रिजल्ट क्या होता था, याद है किसी को? क्या आप लोगों को जनरल केस का रिजल्ट याद है? याद होना चाहिए। क्या बताया था हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। तो आपको डेटा क्या देके रखा हुआ है? सब्सटीट्यूट कीजिए। आपको डाइपोल मोमेंट देके रखा हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट में, आपको डिस्टेंस देके रखा है, आपको 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 एंगल देके रखा हुआ है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू देके रखी हुई है ना। सब तो दिया है, वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करो। कितना आ जाएगा? के, हाउ मच इज के? के होता है 9 इंटू 10⁻⁹। डाइपोल मोमेंट कितना होता है? डाइपोल मोमेंट होता है 4 इंटू 10⁻⁸ रूट ओवर 3 कॉस थीटा कितना दिया है? कॉस 60, कॉस 60 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 +1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब कितना बन जाएगा? 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो 1/8, 8 डायरेक्टली मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 डायरेक्टली मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना बन गया? लगभग कितना बन गया ये बन गया 8 इंटू 9 72 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 और रूट में कितना आएगा? ये 4 + 3 7, ठीक है। तो रफली कैलकुलेट करना है हमको, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, क्योंकि ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंस है ना। हम मैच कर लेंगे, ऐसे जज हो जाएगा। तो ये बन गया 72 इंटू 2 कितना होता है? पहले तो ये बताइए। 72 इंटू 2 होता है 144 इंटू √7 इंटू 10। अब ये किसके आसपास आ रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 144 इंटू √7, 144 इंटू √7। सर √7 की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको याद ही नहीं है, याद होने की जरूरत भी नहीं है। √7 कितना होता है? √7 लगभग जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो 7 जो है इनके बीच में कहीं आ रहा है, तो आप 2.6 के स्क्वायर की बात कीजिए, लगभग 2.6 है ना। 2.5 से ज्यादा होगा थोड़ा सा, 2.5 से ज्यादा, 2.5 तो 6 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो 2.6 कर लो, वो 7 के नजदीक पहुंच जाएगा। सो 144 इंटू 2.6। अब इसको भी मैं कैलकुलेशन के लिए, रफ कैलकुलेशन के लिए 140 मान सकता हूं, क्योंकि आंसर्स में काफी डिफरेंस है। इसका बेनिफिट उठाएंगे हम लोग, समय बचाएंगे हमारा। इंटू 2.6 में कर रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा? डायरेक्टली मैं 14 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाद में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बन जाएगा? ये बनेगा, चलो कर देते हैं यार, 0 6 4 24 6 1 6 7 8 इंटू 2 0 0 2 4 8 2 1 2। तो ये बन गया लगभग 0
4 8 8 16 और ये 3 3640 पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो। 364 इंटू 10 मतलब 3640। और ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन कितना, ये ऑप्शन है 3800। काफी नजदीक है यार। 3800 और 3640 काफी नजदीक है। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शंस में तो भयंकर डिफरेंस है। बस यहां से आप जज कर लोगे। आपका आंसर है डी। आपका आंसर है डी। सही जवाब है डी। ठीक है, तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये रीड कीजिए क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कंसिडर अ नॉन स्फेरिकल कंडक्टर शोन इन द फिगर विच इज गिवन a certain amount of positive charge. The charge distributes itself on the surface such that the charge densities are sigma 1, sigma 2 and sigma 3. ठीक है, इनके ऑर्डर निकालने हैं आपको। अब सिग्मा होता क्या है, जल्दी से कीजिए, सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलेगा सिंपल सा सवाल के लिए। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो सीधी सी बात है कि जहां पे एरिया सबसे कम वहां पे सिग्मा सबसे ज्यादा, जहां पे एरिया सबसे कम वहां पे सिग्मा सबसे ज्यादा। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है इसमें मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेटेड है सबसे कम एरिया में, अधिकतम चार्ज है यहाँ पे सबसे सबसे छोटे हिस्से में। तो आप ये बता सकते हैं कि सिग्मा 2 मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद इसी तरह का कुछ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ग्रेटर देन सिग्मा 1। अब यहाँ पे तो बहुत सारा एरिया है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। दैट मीन्स द आंसर विल बी डी। आसान सवाल था, ओके, काफ़ी आसान सवाल था, सिंपल सा लॉजिक। अगला सवाल आपके सामने ये है, आज का आखिरी सवाल है। क्या कहता है सवाल? अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q, a charge particle of charge q mass m is released from rest in an uniform electric field E, नेगलेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस ए टी। यू जीरो, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू टाइम। तो ये बन गई वेलोसिटी, ये बन गई वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई? काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर बन गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो एम से एम कैंसल आउट हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी? काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी? काइनेटिक एनर्जी बनी इतनी, कितनी? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो ये है आपका जवाब, बहुत बढ़िया। अब जैसा मैंने कहा था, छोटा सा आपको एक स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। तो देखिए स्ट्रेटेजी सिंपल सी बात, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपको क्या करना है डेली बेसिस पे। सुनिए ना, काम की बात है। डेली बेसिस पे आप जब रात को सो रहे हैं तो सोने के पहले 10 मिनट आप दीजिए, रात का आपका जो स्लीप टाइम है उसको डिफाइन करो। सबसे पहले तो स्लीप टाइम फिक्स करो, और जो सोने का समय है उसमें 10 मिनट का समय निकाल के विजुअलाइज योर नेक्स्ट डे। विजुअलाइज योर नेक्स्ट डे। ये सबसे पहले आप उठ के क्या करेंगे, कितना समय किस चीज को देना है, कल आपके टास्क क्या क्या हैं। आइडेंटिफाई योर टास्क। आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले अपने टास्क आइडेंटिफाई करने हैं, अपने स्लॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, हर दिन के। और जब आप सुबह उठें तो जो सबसे एफिशिएंट टाइम होता है ना डे का, जो मॉर्निंग स्लॉट होता है आपका, मॉर्निंग स्लॉट जो है, ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा जल्दी उठ के कुछ 1-1.5 घंटे 2 घंटे का स्लॉट निकालने की कोशिश कीजिए, भले 1 घंटे का निकालिए, आप स्कूल जाते हैं तो भी, ठीक है। और मॉर्निंग स्लॉट आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट
टॉपिक्स को दीजिए। अब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट, कुछ चीज़ें लाइफ में अर्जेंट होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अर्जेंट नहीं होती, क्योंकि हम थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती हैं अर्जेंट भी होती हैं। तो एकेडमिक्स में वैसे टॉपिक्स कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आने वाला है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बन गया, अर्जेंट भी बन गया, और उन टॉपिक्स को सवेरे के स्लॉट में आप कीजिए। तो आपको हर दिन उठते से, रात को सोते समय और सुबह उठते से एक अलग तरह की पॉजिटिविटी फील होगी, जो कि आपको दिन भर हेल्प करेगी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने में। और अगर सुबह का स्लॉट आपने वेस्ट कर दिया, 1-1.5 घंटे लेट उठे, तो आपका पूरा दिन इतना लो फील होगा, आपको एकदम ड्राउजी ड्राउजी सा जाएगा। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने इतना कर लिया तो 80% जंग तो आपने वहीं जीत ली है, 80% काम तो आपका वहीं हो गया है। बस इसके बाद फिर आपको दिन भर में 2 से 3 स्लॉट्स निकालने हैं, वो आप समझदार हैं, वो आप खुद कर लेंगे। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 और रात तक स्लॉट 4, और उसमें अपने टॉपिक्स, अपना काम आप करते चलेंगे। लेकिन ये बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, ये ट्राई कीजिए, रात को सोने के पहले विजुअलाइज, और सुबह उठते से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको 1 घंटा दे दो, बस आपका काम जीवन का आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिए, जितनी भी बातें अभी तक हमारी हुई हैं उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस वापस कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।